बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को इरफान गनी भट्ट का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसी भी तारीफ़ या तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर डॉक्टर नवाब नासिर अमन साहब की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपने आम आदमी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, लेकिन डॉक्टर साहब अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, या फिर जो नई पार्टी उभर के आई हैं अपनी पार्टी। तो इन तमाम पार्टियों को आपने नज़रअंदाज किया, आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? इरफान भाई, हमारी बीमारी जो है यहाँ पे बहुत पुरानी है। हमारी इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल बीमारी है। अगर यहाँ पे सब चीज़ ठीक है, अगर यहाँ हर एक प्रॉब्लम हल हो चुकी है, ना डॉक्टर नवाब की ज़रूरत है ना आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। आपने नई पार्टी, अपनी पार्टी की बात की, तो भाई मेरे, अगर वही एमएलए दूसरी जगह जाते हैं और कोई अल्ताफ़ साहब, कोई फैक्ट्री नहीं है कि जो उनको ख़राब एमएलए को दुरुस्त करके फिर निकाल के वापस दे देंगे। तो मेरा मानना ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीटीपी या कोई भी तंजीम हो, वो हमारे लोगों को वो हक़ नहीं दे सके, वो हमें वो तालीम नहीं दे सके, वो हमें वो हेल्थ केयर आज तक नहीं दे सके। तो जो एक आम आदमी है, जो एक जाता है दिल्ली तक जाता है, वो सोचता है खुदारा मुझे ये बताइए, ये भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। यहाँ के स्कूल तो हमारे कॉन्वेंट से भी बेहतर है, यहाँ के हॉस्पिटल में तो बिल्कुल इलाज होता है, यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक भी है। तो वो रेफ़र करता है, वो सोचता है कि शायद दिल्ली में, शायद मेरे ख्याल में बजट बड़ा होगा, इसलिए ये लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, वोट फ्री। नहीं भाई, दिल्ली का बजट जो है 75,000 करोड़ का और हमारा बजट जो है 1,08,000 करोड़ का है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे लीडर्स जो हैं उनकी कभी विल ही नहीं रही, उनका कोई रोड मैप ही नहीं रहा यहाँ ठीक करने का। इसलिए अब जो नौजवान है, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसने फैसला कर लिया है कि अब के बाद हम अपनी तकदीर खुद लिखना शुरू कर देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि अभी जो है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की जो है उतनी ज़्यादा गहमा गुमी नहीं है, तो आपको लगता है कि आने वाले असेंबली इंतखाब में आप कहीं पे जम्मू कश्मीर में झंडा गाड़ देंगे? भाई मेरे, आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी तो केजरीवाल साहब ने अपने पार्किंग लॉट में लोगों के काम करना शुरू किया था। अगर लीडरशिप का मतलब है कि एमएलए बनना, तो मैं वैसा लीडर नहीं हूँ। अगर लीडरशिप का मतलब है कि मिनिस्टर बनना, तो डॉक्टर नवाब वो नहीं है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि हर एक को अच्छा करने पर मजबूर हो जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। यूपी में जब इलेक्शन शुरू हो रहे हैं आज, तो वहाँ बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे। आपने अल्ताफ़ बुखारी साहब को भी सुना होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपने पहले क्यों नहीं ये कहा? अगर आज कोई भी हिंदुस्तान में इलेक्शन होता है और वो बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री करेंगे, अगर हिंदुस्तान में कहीं भी इलेक्शन होता है तो वो बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम फ्री करेंगे, तो हम तो खुद ही कामयाब हो चुके हैं। क्यों कामयाब हो चुके हैं? क्योंकि ये जो डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा है। दिस इज़ द केजरीवाल मॉडल इटसेल्फ। और आप कहते हो कि लाइक कहाँ केजरीवाल है, कहाँ आम आदमी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में? नहीं, हम तो कागज़ों में नहीं रहते हैं, हम तो लोगों के दिलों में रहते हैं। आप किसी पार्टी को जाइए, आप किसी भी उस बच्चे के पास जाइए जिसके पास ये मोबाइल है, तो वो आपको बताएगा कि केजरीवाल ने क्या क्या किया है। देखिए, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद कुर्सियाँ पकड़ना नहीं है। हमारा मकसद है नुक्कड़ पे बैठना है, नुक्कड़ पे बैठ के एक आम आदमी की वकालत करना है। आप मुझे बताइए, मैं सवाल करता हूँ, आपसे सवाल करता हूँ। आप बोलते हैं ना केजरीवाल की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे हमारे फारूक साहब भी सीएम रहे हैं, महबूबा मुफ्ती भी सीएम रहे हैं, और हमारे अल्ताफ़ बुखारी भी मिनिस्टर रहे हैं, सियालुन साहब भी मिनिस्टर रहे हैं। इनके मंत्रालयों में, इनके सीएम होते हुए, इनको अगर 4,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट एक गरीब को फ्री होनी नहीं चाहिए? आज भी भाई मेरे, वो मंत्रालय तो चले गए, लेकिन आज भी इनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इनका पानी फ्री है, इनका जो है इनका पेट्रोल फ्री है। खुद जरा मुझे बताइए, ये जो फ्री वाला सिस्टम है, ये गरीब इंसान का होना चाहिए या इन मंत्रियों संतरियों का होना चाहिए? हम जो निकले हैं,
हम इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे इतनी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, गली गली कोचे कोचे में जाके बोलेंगे भाई जब भी ये मंत्री संतरी आए तो इनको ये बता पूछो क्या तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है कि नहीं है, और अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो एक आम इंसान की इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्री नहीं होनी चाहिए। तो हमारा काम ये है करना। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रही हैं धारा 370 और 35 जो है हम उसको जो है बहाल करने में जो है एक अहम कलीदा रोल अदा करेंगे, तो आम आदमी पार्टी इस पे क्या रिएक्शन है? हमें गैरों ने नहीं लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा है। यकीन मानिए इरफान भाई, अगर बीजेपी ने 370 को तोड़ा तो वो तो 94-95 से बोल रहे थे हम तोड़ेंगे। उनसे खफा नहीं है, उनसे गिला नहीं है, गिला अपने नेताओं से। मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आपने इतने साल हुकूमत की, अगर आपको वाकई इसकी चीज़ की दर्द थी तो इस ये जो एक्ट था हमारा 370-35 इसको परमानेंट ही कर लेते, इसको टेम्परेरी क्यों रखना था? पहली चीज़ तो ये था कि आप असेंबली में इसको परमिट कर सकते थे, इसको टेम्परेरी क्यों रखा? एक चीज़। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप 370 पार्लियामेंट मेंबर कब लाएंगे? फिर आप जाएंगे पार्लियामेंट में, फिर ये बिल पास करेंगे। देखिए, एक तो होता है कि हमारे पास वो एक, जब हम बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते तो एक मौलवी साहब आता था, उसने कुरान नहीं पढ़ा होता था लेकिन वो बोलता था, बड़ा तेज़ था बोलने में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुरान की कोई निस्बत नहीं होती थी, हम सवाल नहीं पूछते थे। लेकिन आज का नौजवान जो है कश्मीर का, जम्मू का, जो भी नौजवान है JNK का, वो तो भाई बहुत हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो सवाल पूछता है। आप बोलते हैं हम वापस ला लेंगे, तशक्कुश का सवाल है, फलानी सवाल है, फिस्तानी सवाल है। हम सवाल यहाँ ये करते हैं कि आप वापस लाओगे कैसा? क्या आप ये माइक लेकर उनके पास जा सकते हो और बोल सकते हो रोड मैप क्या है लाने का? कोई रोड मैप नहीं है। अगर ये जो PhD बनी है ना, मैं बताता हूँ, दिल से बताता हूँ इरफान भाई आपको, वल्लही अगर ये सिंसियर होते, अगर ये सिंसियर होते तो इनको इकबाल पार्क में बैठना चाहिए था 2 लाख लोगों के साथ। जिस तरह हमारे फार्मर्स ने गवर्नमेंट को झुकाया उस तरह झुका लेना, तब मैं मानता हाँ जी, आई विल सल्यूट देम कि हाँ जी इन्होंने 370 पे लड़ाई लड़ी। नहीं, ये नहीं लड़ना चाह रहे हैं। ये जब बनते हैं आप पार्लियामेंट मेंबर इनको बनाइए, फिर इनसे पूछिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिस अ फैक्ट। फिर इनसे पूछिए कि बच्चे हमारे फंसे हुए हैं कोविड में, तो ये सवाल जवाब देते हैं, हमें क्या उससे। ये DDC लड़ने जाते हैं और फिर बोलते हैं DDC मेंबर पे हम 370 वापस लाए, 335 वापस लाएं। कैसा ला सकते भाई? हमारे 2 या 3 MPs बनते हैं हमारे, कैसा वापस लाओगे अब 370-35? हमें अगर सवाल करना, हमें डेवलपमेंट का सवाल करना, हमें आपसे ये पूछना है भाई आपने आज तक किया क्या है यहाँ पे? व्हाट यू हैव डन टू दिस प्लेस? देखिए, हमें लाख गैर इत्तेफाकी हो सकती है मोदी जी से, हमें गैर इत्तेफाकी लाख हो सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, लेकिन इरफान भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो आज नौकरी कर रहा है। आज जो पटवारी है जो रिश्वत पकड़ा जाता है। आज जो इंजीनियर है वो पकड़ा जाता है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस गवर्नमेंट से, लेकिन मैं बोलता हूँ चोरी पकड़ी जाती है। लेकिन मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, जब आप ये चोरी पकड़ते हो, इन चोरों को पकड़ते हो, भाई मेरे जो डाके डले हुए हैं पुराने, उन डाकुओं को भी तो पकड़ो। कभी ज़िंदगी में बड़े बड़े डाके भी है, स्कैम भी है। तो हमारा मानना ये है कि अब शायद ये कौम जाग चुकी है। और पता है इरफान भाई, ये जीतते नहीं हैं, ये एक्चुअली हारते हैं। आप पूछो कैसे हारते हैं? जाइए पूछे फारूक अब्दुल्ला साहब से, 2.6% वोट्स पे वो बने हैं क्या मेंबर पार्लियामेंट? अगर मैं अगर 2.6% पे मेंबर पार्लियामेंट बनूंगा ना, वोट्स पे 2.6%, यानी 98% वोट ही नहीं करते हैं। और वो वोट क्यों नहीं करते हैं? वो वोट इसलिए नहीं करते हैं कि वो दिल्ली से नाराज़ है। वो वोट इसलिए नहीं करते हैं कि उनको कोई इस हिंदुस्तान से उनको कोई गैर इत्तेफाकी है। वो वोट इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई जाएगी। जिस दिन वो 98%, 97% वाला जो वोट नहीं, जो 90% वाला वोट नहीं करता, जिस दिन उसको बात समझ में आ जाएगी ना, याद रखिए बोरी बिस्तरा बंद करके इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला जो है बेरोज़गारी का मसला है। बेरोज़गारी की वजह से जो है हमारे नौजवान ड्रग्स के शिकार होते हैं और बेरोज़गारी की वजह से वो स्ट्रेस के शिकार हैं। तो आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी के हवाले से? देखिए भाई, हमारा बड़ा स्टेट सा मसला रहता है। हम कोई बड़े बड़े लेक्चर दावे नहीं करते हैं।
हम ऐसा नहीं बोलेंगे 50,000 नौकरियाँ निकाल लेंगे, ये करेंगे। मैं आपको छोटा सा एक सिस्टम बता देता हूँ। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया साहब ने पहले तो स्कूल अच्छे बनाए, उसे आप गैर इत्तेफाकी कर नहीं सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री दे रहे हैं, उसे गैर इत्तेफाकी कर नहीं सकते हो। हेल्थ सिस्टम हम फ्री दे रहे हैं, उसे गैर इत्तेफाकी कर नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी जो जगह है, सिटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैमराज लगे हुए हैं, वो दिल्ली है, उसे आप गैर इत्तेफाकी कर नहीं सकते हो। मेरा मानना ये है कि हमने नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे नहीं रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया दिल्ली में, 11th-12th के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। वो टीवी पे भी आता है वो प्रोग्राम। उसमें क्या किया, ये 11वीं और 12वीं जमात के बच्चों को बोला आप छोटे ग्रुप बनाओ और अपने से खुद ऐसा सोचो कि जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। और हमने उनको फंड किया। वी हैव फंडेड 80 करोड़ फॉर दैट। मेरा मानना ये है कि ये जो कश्मीर है ना, वल्ले इरफान भाई, ये बहुत अमीर है, मगर इसको गरीब बनाने वाले हमारे हुक्मरान हैं। हमें नेगलेक्ट करने वाले या तो दिल्ली वाले या हमारे हुक्मरान हैं। अब बता दी अमीर कैसे? हमारे एशिया का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स हमारा, हम पूरे दिल्ली तक इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। लेकिन खुदारा ये बताइए इन लीडर्स को, ये पूछना आप लीडर से, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप पूछे इन लीडर से, इनसे पूछे कि अगर हम 40 साल से यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें उसकी कीमत में 12% मिल रहा है, क्या ये जायज़ है? पानी हमारा, इलेक्ट्रिसिटी हमारी। मैं उस सवाल करता, एनटीपीसी जो यहाँ चलाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उनको दे दो यार, हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हमको वापस दे दो, बाकी फंड 35,000 करोड़ जो वो तुम रख लो, हम इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट कर लेंगे, काफ़ी है हमारे लिए। हमारा एप्पल जो है 15,000 करोड़ का हमारा एप्पल है। अगर हमारा रोड ही इन्होंने सही किया होता, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी अगर ट्रेन ही होगी होती, जो मुझे खर्चा पड़ता है, एक पेटी का जो खर्चा पड़ता है वो महंगी हो जाती है वहाँ पहुँच के। इसका जो बेनिफिट है वो खा लेते हैं, इसको नहीं मिलता है, जो ग्रोवर है उसको नहीं मिलता है। हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है यार, लेकिन खुदारा आज तक किसी नेता ने ये सवाल किया क्या कि अगर दिल्ली से यहाँ से सिर्फ 900 किलोमीटर है, दिल्ली से श्रीनगर तक 900 किलोमीटर है, और दिल्ली से हैदराबाद या बेंगलोर जाने के लिए 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की अगर टिकट देखेंगे ना भाई आप, टिकट 2000 किलोमीटर की होती है 5,000 या 3,000 रुपया, और यहाँ की टिकट होती है 8,000 रुपये। खुदा रहा, कभी ये नहीं सोचना हम 31, देर आर 31 फ्लाइट्स इन अ डे, 31 फ्लाइट्स इन डे, और ऑल आर फुल। मगर सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर जो इंडिया का है वो श्रीनगर दिल्ली है। खुदा रहा, अगर मेरे टूरिज्म को आपको बूस्ट देना, अगर मेरे टूरिज्म को आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टिकट्स कम करनी पड़ेंगी। तो वो सोचेगा कि मैं दुबई ना जाऊं, बाकी जगह ना जाऊं, मैं कश्मीर आ जाऊं। सो ऑल टुगेदर दिस इज द फेलियर ऑफ आवर लीडरशिप, दिस इज द फेलियर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, दिस इज द फेलियर ऑफ आवर प्लानिंग। दिस प्लेस नीड्स द केजरीवाल मॉडल। हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो है 2-3 दिन कबल ईदगाह में एक वाक़ा पेश आया जिसमें एक 24 साल लड़की पर जो है तेज़ाब फेंका गया, जिसमें जो है उसकी आई साइट जो है बिल्कुल बेकार डॉक्टरों के मुताबिक पाई गई। तो जिस तरह से जो है वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी एक तरफ दावा करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस को किस नज़रिए से डॉक्टर नवाब नासिर देख रहा है? बड़ी तकलीफ़देह वाक़या है, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें सोच के। आप जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, अगर उसको ही देखा जाए तो 79% जो उसका अमाउंट है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में गया है। हम नहरें तो बहुत देते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में है नहीं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के हुक्मरानों से। यही वाक़ा 4 महीने पहले भी हुआ है, ठीक है, 4 महीने पहले यही वाक़ा हुआ है, एसिड का यहाँ वाक़ा हुआ है, लेकिन 4 महीने तक उसको आज तक कैपिटल पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट हुई नहीं। तो 3 चीज़ें इसमें हैं। एक चीज़ जो है इसमें, एक चीज़ इसमें पहले इसको स्ट्रिक्टली ये देखना है पहले कि ये जो इनने ख़रीदा एसिड, जो ख़रीदा उसके जो लॉज हैं एसिड खरीदने का, उस दुकानदार ने बेचा किसे, वो लॉज एनफोर्समेंट करना पड़ेगा एक। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि जब भी ये इवेंट होता है आपको जिसने एसिड फेंका उसको कैपिटल पनिशमेंट देनी पड़ेगी, उसको ऐसी पनिशमेंट देनी पड़ेगी कि वो पनिशमेंट एक डरावनी चीज़ बन जाए उस सोच के लिए, उस इंसान के लिए जो इंसान ये सोच भी लाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये समझना पड़ेगा ये जो आदमी है जो ये एसिड फेंकता है उसकी मानसिकता क्या है, व्हाट इज़ हिज मेंटल इम्बैलेंस, इज़ ही कमिंग फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन और नॉट।
ये सब चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी। और अगर हम ये चीज़ को अगर यहाँ दिल पे नहीं लगती है ना इरफान भाई, अगर ये चीज़ का भी हमको तकलीफ़ नहीं, एहसास नहीं है, अगर इसलिए भी हमारे जज्बात नहीं जागते हैं, तो हम मुर्दा लोग हैं। तो डॉक्टर साहब जो है पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस पे सरापा एहतिजाज है। अभी तक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो डॉक्टर नवाब इस पे कैसी कार्रवाई चाहता है? सर मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि इसकी कार्रवाई छोड़िए, ठीक है। इससे पहले 4 महीने पहले हुआ है, उसको भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। अगर एक कार्रवाई एक ऐसे इंसिडेंट्स में आप कैपिटल पनिशमेंट दे दिए, मतलब फांसी की सज़ा, हम फांसी की सज़ा से कम नहीं मांगते इसके लिए, एक कैपिटल पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप एक भी केस में ऐसे कैपिटल पनिशमेंट दे दिए तो यकीनन ऐसी एक वेव चल जाएगी, नहीं 100 बार सोचेगा आदमी ये करने से पहले। लेकिन अफसोस ये तो अब शुरू हो गया आज, अब इसकी क्या होगी, ट्रायल्स होगी, फिर जुडिशरी के हिकअप्स हैं, बाकी चीज़ें। मैं तो बोल रहा हूँ इसके वो चलने दो, पुराने वाले केस को पहले कैपिटल पनिशमेंट दे दो। अगर उसका कैपिटल पनिशमेंट आएगा वही रेफरेंस बन जाएगा इस केस में भी। जब उसी पुराने केस को आज तक आपने उसको हवालात में रखा है, तो क्या बोलते हैं उसको, तारीख पे तारीख होती जा रही है, आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। आप और मैं एहतिजाज कर सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, दिल में मायूसी रख सकते हैं और अपने जज्बात और एहसासात को घुट के मार सकते हैं हम लोग। मगर हकीकत ये है, ये जो कानून वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, कानून एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि ये बच्ची कल हमारी बच्ची हो सकती है। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ, बहुत मतलब तहे दिल से एक ज़मीर को झंझोड़ना चाह रहा हूँ, उन लोगों की ज़मीर को झंझोड़ना चाह रहा हूँ जो इससे वाबस्ता है। वो कोर्ट यार, इसमें क्या ट्रायल है मुझे बताइए। पुराने केस में भी सामने विक्टिम है, फेंकने वाला सामने है, मान सकता सामने, इसमें क्यों आप 100 बार सोचने के, हैव अ फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड गिव द डिसीजन। क्यों आज 4 महीने हो गए पुराने केस को, 4 महीने के केस को आज तक आप कुछ नहीं कर पाए, तो हम ये यकीन क्या करेंगे इसकी ट्रायल तो और 4 महीने चलेगी। तो हमें पहले पुराने केस को ट्रायल खत्म करिए और उसको कैपिटल पनिशमेंट दीजिए, नॉट लेस देन वी आस्क नॉट लेस देन द डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट्स व्हाट। तो डॉक्टर साहब मेरा आखिरी और मुख्तसर सवाल ये है, जिस तरह से बीजेपी के रविंदर राणा ने एक बयान दिया था मुसलमानों को सूर्य नमस्कार पढ़ने के लिए, तो एक कश्मीरी और जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, तो आप इस पर क्या कमेंट करोगे? सर वो लोग ऐसे हैं, उन्होंने अपने आप को भी मजाक बनाया और सियासत को भी मजाक बनाया है। देखिए रिलीजन जो है ना, मज़हब की बात जो होती है, मज़हब मेरे और अल्लाह सुब्हान ताला के बीच में है, लेकिन मज़हब से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इरफान। मज़हब से बड़ी कोई सियासत नहीं, मज़हब से बड़ा कोई पार्टी नहीं। जहाँ मज़हब बीच में आया, बस मज़हब। आप इस चीज़ को, सूर्य नमस्कार जो है, इफ़ इट इज़ मेडिकली फिट फाइन। मेरा मानना ये है, कोई भी चीज़ को कोरिलेट मत कीजिए। कोरिलेट करने से क्या हो गया, फितने बढ़ जाएंगे, कम्युनिटीज़ दूर हो जाएंगी। अगर मैं रविंदर रैना साहब को ये अपील करूँगा कि अगर आप लीडर हैं तो लीडर का काम ये होता है 2 कम्युनिटीज़ को साथ लाना, 2 कम्युनिटीज़ को आपस में भाईचारा बढ़ाना। लीडर का काम ये नहीं होता है कि 2 कम्युनिटीज़ को बाइफरकेट करना। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ जमातें ऐसी है, यहाँ सियासत बाइफरकेशन पे ही चलती है। मैं ये चाहूँगा कि ऐसे बयानों पे रोक लगनी चाहिए जिसमें मज़हब बीच में लाया जाता है, नहीं लाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इरफान आप हमारे भाई हैं और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। जी नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जम्मू कश्मीर AAP के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवाब नासिर अमन साहब। तो नाजरीन मिलते हैं और किसी प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।